जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मैं सुमंत कुमार आप सभी का ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का डिस्कशन देख रहे थे और बुक का नाम है प्लेटफॉर्म। अगर किसी के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं और मैं व्हाट्सएप के जरिए ये बुक अवेलेबल करा दूंगा। और अभी तक इस चैप्टर से हमने एक काफ़ी बड़ा जो इसका हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक टोटल 6 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक 1 to 90 डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन बच गया है 91 to 129 तक, टोटल 129 क्वेश्चन है। तो इसमें अब ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कम बचा हुआ है कि जो मतलब डिस्कस करने के लायक हो। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 to पार्ट 4 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। कम से कम पार्ट 1 से लेकर के 4 तक आप उसको ठीक से भली भांति देख लें, क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट मैंने पहला स्टार्टिंग के 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। और अब जो क्वेश्चन बचा है वो सारा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो जनरली रिपीट होता हुआ नजर आएगा। हमने जो कंसेप्ट जितना थ्योरी बता दिया है क्वेश्चंस के जरिए, 90 क्वेश्चंस के जरिए, आगे जो क्वेश्चन मिलेगा कहीं न कहीं पीछे के थ्योरी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग उसको बस एक बार बोल करके स्किप कर जाएंगे। और अगर कुछ नया क्वेश्चन मिलता है तो हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। और इस बात का हमने यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा है, इसको इस तरह से डिस्कस किया है कि आपको फिर से कोई दोबारा बुक का हेल्प न लेना पड़े। मतलब कि इस एक बुक के कंप्लीट करने से ही आपका अदर जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं एक बार दूसरे बुक से ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट जरूर ले लेता, पर फिलहाल स्टूडेंट्स की संख्या कम है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप लोग के लिए जो बेनिफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, फिर हम लाइव टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बोल रहा है तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो उसका काम क्या होता है। अब आगे हम लोग एक पिक्चर के जरिए देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो किस तरीके से भरा होता है। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पर हम लोग का कोर होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होगा और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगा और इसमें पूरी तरह से ऑयल भरा रहता है। तो इसका काम क्या है, ताप अवरोधन और शीतलन। हम लोग पहले के क्वेश्चंस में इसे देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड सहभाजन करेंगे। दो ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल में वर्क कर रहा है तो लोड का विभाजन किस तरीके से होगा। तो उसका जो लोड का विभाजन होता है वो पर यूनिट इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है, मतलब कि प्रति इकाई प्रतिबाधा। ठीक है, लोड का शेयरिंग जो होता है वो डिपेंड करता है प्रति इकाई प्रतिबाधा। इसको ध्यान में रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया था कि जब ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट करता है तो PVR, तीन चीज़ हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब कि पोलैरिटी, दूसरा वोल्टेज रेशियो और तीसरा पर यूनिट इम्पीडेंस, ये तीनों सेम होना चाहिए। साथ में एक फ्रीक्वेंसी रहता है वो भी दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोग सिलिकॉन इस्पात जो होता है, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें से इस्पात तो दिया हुआ है, पर यहाँ पर कौन सा, तप्त बेलित या अतप्त बेलित। तो इसका सही आंसर होगा अतप्त बेलित कण विन्यास इस्पात यूज करते हैं, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है। तो प्राइमरी में हम लोग पीछे देख चुके हैं, फिगर के जरिए मैंने वहाँ पर दिखाया था। और धारा ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए होता है, किस प्रकार से होता है, सारा कुछ हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस किया है। और यहाँ पर सिंपल मैं बता दे रहा हूँ 1 से 5 होता है, हालांकि ये चीज़ भी हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मटेरियल हम लोग कोर के लिए यूज करते हैं इसका प्रॉपर्टी ही होता है, इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा होगा मटेरियल कोर बनाने के लिए।
तो हम लोग हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल यूज ही करते हैं। और जो सिलिकॉन स्टील होता है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और सिलिकॉन स्टील यहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा हमने बताया था हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट यूज करते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पर हम लोग एयर कोर यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब बिल्कुल ऐसा ही आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेगा। अगर दूसरा बुक भी हम लोग उठाएंगे तो वहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेगा। तो 1 to 90 जो हमने क्वेश्चन बताया है ये सारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 to 90 आप लोग काफ़ी अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। किलोवाट में हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो ये पहले भी हो चुका है। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है, तो उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर जो होता है जनरेटर के पास जो लगा होता है ट्रांसफार्मर, ये सबसे हाई रेटिंग का होता है। तो ये सिंपल सी बात है, वहाँ पर वोल्टेज जो होता है काफ़ी हाई होता है, साथ में उसका पावर रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98। ट्रांसफार्मर के समांतर ऑपरेशन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए। हमने अभी बताया PVR साथ में एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों का दोनों क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है, तो तेल का यूज करने का रीज़न क्या है। कोर को लुब्रिकेट, यहाँ घर्षण नाम का कोई चीज़ होता नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो लुब्रिकेशन के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। लुब्रिकेशन मोटर वगैरह में हो सकता है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। कॉयल की लुब्रिकेट करने के लिए, कॉयल के बीच भी यहाँ पर कोई मोशन नहीं होता है, कॉयल बिल्कुल स्थिर रहता है, तो यहाँ पर लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं होता। ईंधन के लिए बिल्कुल नहीं। कोर को इंसुलेट करने के लिए एक आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड इन ऑयल फील्ड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर। ये तो खैर हर कोई जानता है कि पावर ट्रांसफार्मर में यूज होता है। क्यों होता है, तो पहला इंसुलेशन पर्पस के लिए, दूसरा स्टॉप आर्किंग को रोकने के लिए, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, कोरोना डिस्चार्ज को ख़त्म करने के लिए, और साथ में डिसिपेट द हीट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट को डिसिपेट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा इसको हम लोग यूज करते हैं कोर और वाइंडिंग को प्रिजर्व करने के लिए। कोर और वाइंडिंग जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक तो जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जनरली हम लोग वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन देते हैं, वाइंडिंग और जो कोर है उसके बीच में देते हैं। वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन देते हैं, और पेपर का भी हो सकता है, ठीक है। और अगर पेपर इंसुलेशन रहा तो ये जो हमारा पेपर होता है ये सेलुलोज का बना होता है, और ये सेलुलोज जो है अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन में रख दें, हवा में रख दें, खुली हवा में रखें, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वही अगर इसको हम लोग तेल के अंदर डुबो करके रखें तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता है सेलुलोज का। इस तरह से इंसुलेशन हमारा जो है वो बचा रहता है, ठीक है। तो ऑयल जो होगा इंसुलेशन को एयर के साथ कांटेक्ट में आने नहीं देगा। अब यहाँ पर वायर है, ठीक है, एक कोर है, प्राइमरी यहाँ पर वाइंडिंग है, प्राइमरी वायर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंडरी वायर दिया हुआ है, और इस वायर के दोनों तरफ हम लोग देख सकते हैं ऑयल भरा पड़ा है। यहाँ पर एयर के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये ऑयल जो है यहाँ पर रेडिएटर ट्यूब में जाता है, जहाँ से आसानी से ठंडा होकर के फिर वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पूरी तरह से तेल इसमें भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है कोर दिखाया गया है, और कोर पर वायर लपेटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर है। पूर्ण भार पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम होती है, फुल लोड पर इसका जो दक्षता होता है, एफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर का, वो मैक्सिमम होता है। 101 नंबर है। पूर्ण लोड की अवस्था में निम्नलिखित में से किसमें ट्रांसफार्मर का क्षय शून्य होगा, तो कोर क्षय मतलब वही ईडी करंट और हिस्टेरेसिस। आयरन लॉस दो टाइप का होता है, ठीक है, आयरन लॉस या कोर लॉस दो टाइप का होता है, एक ईडी करंट लॉस और एक तो हिस्टेरेसिस लॉस। तो ईडी करंट लॉस भी होगा, ठीक है, फुल लोड पर ईडी करंट लॉस होता है, और साथ में हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से घर्षण क्षय यहाँ पर नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, किसी भी लोड पर घर्षण क्षय ट्रांसफार्मर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ रुका हुआ है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो हमने बताया था ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। ये फार्मूला आया कहाँ से था, हमने पहले बताया था E = 4.445 F × N, और यहाँ पर फाई जो होता है BA के बराबर होता है, तो E प्रोपोर्शनल हो गया B × A, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब E अगर हमारा कांस्टेंट रहा और B कांस्टेंट रहा तो A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/F का। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो हम लोग का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो सबसे छोटा ट्रांसफार्मर वो होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं C में है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। इसमें बोल रहा है कि प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है। किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग, मतलब ये हमारा प्राथमिक वाइंडिंग है और इसका एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। बोला है वास्तव में बूस्टर क्या है। बूस्टर एक ट्रांसफार्मर है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 105 नंबर। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर में हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो कोर बना होता है वो या तो सिलिकॉन स्टील का होता है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग फेराइट का यूज करते हैं कोर। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, उच्च प्रतिरोध होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है किसी ट्रांसफार्मर में किस टाइप के वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। तो वोल्टेज नियंत्रण का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज नियंत्रण मतलब वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा V फुल FL, ठीक है। ये होता है टोटल वोल्टेज रेगुलेशन। और इसको अगर हम लोग और ब्रेक करें तो ये हो जाता है, ये हमारा आता है IR cos phi प्लस IX sin phi, ठीक है, डिवाइडेड बाई V। एक बार फिर से साफ साफ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है प्लस होगा, ये हो जाएगा प्लस IX sin phi, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लस साइन होता है ये होता है इंडक्टिव लोड के लिए। अगर कैपेसिटिव लोड की बात करें, अगर लोड में हमारा इंडक्टर लगा हुआ है तो इस टाइप से प्लस होता है, लेकिन अगर कैपेसिटिव की बात करें तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्लस है तब तो निगेटिव ए वैल्यू आने का कोई चांसेस नहीं बनता है, लेकिन जब ए हमारा वैल्यू निगेटिव होगा, माइनस होगा यहाँ पर, तो और ए वाला अगर वैल्यू पहले वाला वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो फिर ए हमारा निगेटिव हो सकता है। तो सिर्फ कैपेसिटिव के केस में ए वैल्यू यहाँ पर माइनस होता है, और इस माइनस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर इस माइनस की वजह से ये जो वैल्यू है निगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव लोड में ही होगा, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग बदल जाता है। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और इसे तो काफ़ी डीपली हमने बताया है। तो ब्रीदर में जो स्टार्टिंग में होता है उसका कलर होता है नीला होता है। मैंने इसका पूरा कलर भी दिखाया था आपको। और जब ये नमी सोख लेता है तो नमी सोख लेने के बाद ये गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है, पहले बैगनी और फिर गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी परिपथ को हम लोग खुला नहीं रखते। क्यों नहीं रखते ये हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जिसको इनिशियली जो वोल्टेज जो इसका रहता है प्राइमरी जो मेन होता है इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं दूसरी तरफ हम लोग लो वाइंडिंग करके लो नंबर ऑफ टर्न कम रख करके, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ नंबर ऑफ टर्न होगा और सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्न कम कर देते हैं, ठीक है। N2 यहाँ पर लेस देन N1 होगा, तब क्या होगा सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा। और जब सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा तो यहाँ पर आसानी से छोटा सा लो रेटिंग का वोल्ट मीटर रख करके हम लोग इसका पोटेंशियल मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी में जो वोल्टेज होता है कम होता है, प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है, या फिर फेरों की संख्या प्राइमरी में ज़्यादा होता है,
सेकेंडरी में कम होता है। तो प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम, ठीक है, प्राइमरी में कम होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ किस में होती है? तो कॉपर हानियाँ मतलब कि आई स्क्वायर आर कहाँ पर होगा? वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो वाइंडिंग में ही होगा कॉपर लॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा कोर, तो बिल्कुल अंदर में होता है, पैक होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी दिखाई नहीं देता है। बूसिंग जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया है, बूसिंग का क्या यूज है और इस पर किस टाइप का इंसुलेशन लगा होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 112। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर किस चीज़ में व्यक्त करते हैं? तो वोल्ट एम्पियर में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 113। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जाती है। तो हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने का जो तरीका है वो है पहला तो दिया है स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और लोड कम करके नहीं होगा, लोड कम करने से कॉपर लॉस कम हो सकता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक फ्रीक्वेंसी को कम करके कर सकते हैं और दूसरा सिलिकॉन का जो मात्रा है उसको कम करके हम लोग कर सकते हैं। सिलिकॉन स्टील यूज होता है, सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा हम लोग कम कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित में से किस तरह का कार्य करता है? तो ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। लघु परिपथ जांच से किस चीज़ का पता पड़ता है? तो लघु परिपथ जांच मतलब कि शॉर्ट सर्किट से हम लोग क्या पता करते हैं? कॉपर लॉस पता करते हैं, आई स्क्वायर आर। तो ये था पूरा डिस्कशन। और लघु सर्किट को हम लोग लघु परिपथ टेस्ट के लिए हम लोग डिटेल से देख चुके हैं कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है किस टाइप से किया जाता है, किधर अमीटर लगाते हैं, किधर वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। और टेस्ट के लिए, लाइव टेस्ट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगा तो हम लाइव टेस्ट ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद इसको यहीं तक रहने देंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।